वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड 2026 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए वीडियो लाया हूं, जिसमें आपको क्या करने हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, आपके एग्जामिनेशंस को सफल बनाते हैं। तो जिसमें हम लोग आज जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो है आपका सबसे पहला क्वेश्चंस ये। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ रिविजन्स। तो बच्चों आप लोग अपना पेन कॉपी लेके तैयार रहें या मन में सोचते रहें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा आपने दिमाग में सोचना है और उसके बाद जैसे मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप अपने आंसर से मेरे आंसर्स को क्रॉस कराने हैं, देखना है कितना आपका सही हुआ है और जो गलती हो वो मुझे कमेंट में जरूर करना। ठीक है, कमेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा बच्चा, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप लोग जानते ही ये तीन प्रकार के इकोनॉमिक्स आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब ये सारे जन इकोनॉमी, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, चाहे कैपिटलिस्ट की बातें करें जिसमें प्राइवेट की बात किया जाता है, सोशलिस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट की बातें किया जाता है, और जब ये दोनों मिलकर अगर बातें किया जाता है तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात किया जाता है कि नहीं। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाले कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। क्या बोला गया यहाँ पे, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। आप बताओ बच्चा, आपने इतना पढ़ा ना, अब तो एग्जाम नजदीक आ चुका है तो आपको तो मालूम होगा। ऑप्शन ए दिया गया हिक्स, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे केन्स, ऑप्शन सी दिया गया रॉबिन्स और ऑप्शन डी दिया गया मार्शल। तो आपको जैसे कि मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो बात कहे हैं इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस, वो कहे हैं रॉबिन्स साहब ने कहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का तर्क शास्त्र है, ये कौन कहे थे, रॉबिन्स साहब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कौन सा है भैया, आप इसको थोड़ा सा हिंदी में भी आप देख सकते हो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए के हिसाब से कॉस्ट कर्व, ऑप्शन बी बोला गया डिमांड कर्व, ऑप्शन सी बोला गया इंडिफरेंस कर्व और ऑप्शन डी बोला गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे मेंशन द नेम द बोला गया कर्व विच द शो इकोनॉमी के प्रॉब्लम, और इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम है बच्चा वो बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 4 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंज्यूमर बिहेवियर इज ए स्टडी। आप हिंदी में देख सकते हो, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कहाँ पे, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। हिंदी में लिखा हुआ है बी ऑप्शन व्यापक अर्थव्यवस्था में, सी लिखा हुआ है यहाँ पे आई सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चा वो हो जाएगा माइक्रो। ठीक है ना, MICR वाला। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ईच एंड एवरी की बातें होता है ना, सूक्ष्म की बातें करते हैं हम लोग। तो हिंदी में भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म, है ना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार को हम लोग पढ़ाई करते हैं, समझते हैं। बातें समझ में आ गया। तो कंज्यूमर बिहेवियर कौन से इकोनॉमिक में, तो माइक्रो, MICRO वाला। ठीक है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया गुड्स विच कैन ऑल्टरनेटिवली बी यूज्ड फॉर ईच अदर आर कॉल्ड। तो आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, असनापन वस्तुएं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब टी की जगह पे कॉपी, है ना, या कॉपी की जगह पे टी यूज कर सकते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जो सबसे अगर बात कहा जाए खराब, मतलब इंफेरियर, जो यहाँ पे गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है, खराब या इंफेरियर बोल सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है गिवन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा ही अगर कहा जाए, सोच विचार यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव। बहुत सारी जगह पे देखा गया 0, लेकिन आप लोग क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे।
फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ऑप्शन से दिया नेगेटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी लग जाएगा पॉजिटिव ही होता है। ये 100% आप जो है ना अच्छे तरीके से बुक से क्रॉस करा के, मतलब क्रॉस चेक का मतलब होता है आप देख सकते हो जब आपका जवाब सही या गलत है, ठीक है ना, मैंने जो बोला है उसके हिसाब से, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 7 नंबर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस किसको कह सकते हैं बच्चा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, ऑप्शन से लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और ऑप्शन डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए इसमें जो होता है ना, बोला कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल, जहां पे वेरिएबल प्रोपोर्शंस होगा। जैसे कि मैंने कल भी आपको 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिया था 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स मिला के, ठीक है ना, उसमें मैंने इस चीज के बारे में बताया था जो वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा शॉर्ट रन के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 का हो जाएगा बी, ये 7 नंबर है ना, तो बी लगा देना है, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड मतलब क्या, जो लॉन्ग रन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ दिया बच्चा, पूछ दिया यहाँ पे नॉट अ फिक्स्ड, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट या रॉ मटेरियल्स, रेंट फॉर द फैक्ट्री, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है आपसे नहीं होने वाली बात है, ठीक है, तो यहाँ पे सी लगा देना, कॉस्ट या रॉ मटेरियल आपका फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आता है, ठीक है, वेरिएबल में आते हैं, ये ध्यान रखो। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत आपको याद रहने चाहिए, सी ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं 9 नंबर, माइक्रो वर्ड, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चा, बहुत सारे बच्चों को मालूम ही होगा, अरेबिक लिखा हुआ है, ग्रीक लिखा हुआ है, जर्मन और इंग्लिश, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप ऑप्शन लगा दोगे ग्रीक, ठीक है ना, ये जो माइक्रोज है ना ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं 10 नंबर है, यहाँ पे इंग्लिश में आपको देखना है, विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये तो भी मैंने कल क्वेश्चंस बताया था लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन आप बच्चा बना रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर हो जाओ जो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको अभी रिविजन तो करवा रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छे तरीके से इसको समझ जाओगे ना तो देख लेना तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो आर्ट्स का हो या क्या बोलते हैं कॉमर्स वाले हो, कोई भी हो, इकोनॉमिक्स तो आना ही आना, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे बोला गया विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डी लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में जैसे कि आपने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बातें भी किया जाता है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 नंबर दिख रहा है बच्चा, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, क्या लगाओगे यहाँ पे, डी लगा देना, ऑल ऑफ द एबव, सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोला यहाँ पे हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणवान वाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो जैसे कि मालूम है जब कार्डिनल का जो बातें हैं कॉन्सेप्ट का, उन्होंने बात किया मार्शल साहब ने ही किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए मार्शल, बी पिगू, सी हिक्स और डी बोला गया सैमुएल्सन, लेकिन नहीं, कौन सा होगा, ए होगा, मार्शल ने किया था, ठीक है ना। गणवाचक सिद्धांत का अगर बातें करें तो मार्शल साहब ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते बच्चा, 12 नंबर बोला गया है विद द राइज इन कॉफी प्राइस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। बोला गया विद द राइज इन कॉफी, अगर मान लीजिए कॉफी का दाम अगर बढ़ गया तो डिमांड फॉर टी का घटेगा या बढ़ेगा, तो आपने सही सोचा बढ़ेगा, है कि नहीं। जब मान लीजिए कॉफी के दाम बढ़ चुका है तो टी का जो डिमांड है, जो मांग है, ठीक है ना, चाय का मांग वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने सही सोचा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज, क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज
इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी ग्रेटर देन यूनिटी, ऑप्शन डी लेस देन यूनिटी। मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखे बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ना नेसेसिटीज का, वो हमेशा लेस देन यूनिट का हिसाब से होता है, एक से कम। ठीक है, यूनिट मतलब एक, और एक का मतलब कम की बातें चल रहा है। जब भी अगर लेस देन अगर 1 होता है ना, तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेसेसिटीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इकाई से अगर बात करें, कम की बात जहां पे होगा वही हो जाएगा आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच, एक से कम। ठीक है, तो आप लोग लगा दोगे यहाँ पे ऑप्शन डी, इकाई से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया 14 नंबर क्वेश्चन में, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ ए बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट राइज, ऑप्शंस बी दिया हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट राइज, ऑप्शन सी लिखा हुआ एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट 0। ऐसा नहीं है बच्चा, ये दोनों होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते हुए रहता है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, पहले बढ़ता है फिर एक कांस्टेंट फिर घटते हुए नजर आता है। तो यहाँ पे जो होगा ना, तो बोला कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा नहीं, एवरेज प्रोडक्ट राइज फॉल करेगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों करता है। ठीक है ना, तो आप लगा दोगे यहाँ पे ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर 14 का ये हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन बोला गया है, विथ द इंक्रीज इन प्रोडक्शंस। ठीक है, with the increase in productions the difference between total cost TC and total fixed cost TFC क्या होगा? ऑप्शंस ए remains constant, ऑप्शंस बी increases, ऑप्शन डी decreases, ऑप्शन डी both increase एंड डिक्रीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोला गया विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते हो तो जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, वो हमेशा होता है बच्चा आपका इंक्रीजेज के कॉस्ट में होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखे, जब भी अगर आप इंक्रीज करते हो प्रोडक्शंस में, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट का और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा बढ़ते हुए चीज पे मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए बी लगा देना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 16 नंबर बोला कि यहाँ पे इन विच मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू में बिकम 0 या नेगेटिव। जैसे मोनोपोली ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में बोला गया है ऑप्शन से मोनोपोली, ऑप्शन सी बी लिखा हुआ यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी बोला गया परफेक्ट कंपटीशंस। तो इन विच मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू में बिकम 0 हो जाएगा। तो 16 का क्या होना चाहिए बच्चा? तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, ये दोनों केस में क्या हो जाता है? बिकम 0 या तो नेगेटिव, दोनों केस में हो जाता है। ठीक है, तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों होगा, याद रहना चाहिए। आपके एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे मैं बार बार रिविजन क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग के जो है ना एग्जाम अच्छे तरीके से जाए। तो आपका बस इतना काम है, वीडियो को अच्छे तरीके से सुने, समझे और शेयर करते रहें, ताकि आपका भी काम बन जाए और मेरा भी काम बन जाए। जो मेरा ज्यादा से ज्यादा जो है ना जो ऑडियंस है वहां तक पहुंच जाना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ऑप्शंस ए टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, बी ऑप्शन लिखा हुआ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मतलब आपको पता ही होगा, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड भी होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड भी होता है। इसी वजह से यहाँ पे आप सी ऑप्शन लगा दो, ये दोनों ऑप्शन सही है। आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो बच्चा, यहाँ पे हिंदी में अगर देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, लिखा हुआ उत्पादन संतुलन के निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं? कुल आगम और कुल लागत रीति, ये भी सही है। सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति, ये दोनों ऑप्शन सही, इसीलिए ए एंड बी दोनों लगा देना है। ठीक है, तो ये तो था। अब चलते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था? 17 नंबर। तो 17 का मैंने बता दिया, ऑप्शन क्या होगा बच्चा? सी। चलो ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पे? इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना, एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे देखो,
ऐसे करके होता है ना, आप ग्राफ पढ़े होगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये पैरेलल, ये एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है ना। तो आप बताना है यहाँ पे ऐसा कौन से मार्केट में एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, वो हमेशा होता है परफेक्ट कंपटीशंस में, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता वाले में अगर बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में हमेशा एक दोनों पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के हिसाब से। जो एवरेज रेवेन्यू होगा ना, जैसे ऐसे करके, ठीक है, ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो वो होता है आपका परफेक्ट कंपटीशंस वाले में, ऑप्शन ए 18 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, पूर्ति की कमी का कारण क्या है। ये तो आप हिंदी में यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई का रीजन क्या है बच्चा, ऑप्शन से लिखा हुआ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी बोला यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ऑप्शन सी लिखा हुआ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी लिखा हुआ यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो 19 का ये सारे जवाब सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द एबव लगा दे रहा है। ये यूनिवर्सल आंसर तो नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन डी ये सारे जवाब इसका सही है, द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई जो है ना घटने का मेन कारण होता है ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाना, ठीक है ना, प्राइस जो है सब्सिडी गुड्स का कम हो जाना, और जो है ना नंबर ऑफ फॉर्म्स इंडस्ट्री कम हो जाना, तो जिसके वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है सप्लाई। तो ये तीनों जो जवाब है वो सही है, इसीलिए लगा देना आप लोग को डी में, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। 20 नंबर पे आते हैं, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इट्स सप्लाई, ठीक है, ये भी जवाब सही है। बी वाला के सप्लाई कर्व इज राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी जवाब सही है, ठीक है। 20 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। सी बोला यहाँ पे सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, ये भी जवाब सही है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, मतलब ये तीनों जवाब सही है, इसीलिए आपको जवाब लिखना है डी ऑल ऑफ दीज, ये सारे जवाब इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला यहाँ पे when supply increases more as a result of a small increases in price the nature of supply will be, क्या होना चाहिए। आप चाहो तो इसके हिंदी में देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति का स्वरूप क्या होगा। ऑप्शन ए वहां पर आप देख लिया, बोला यहाँ पे ऑप्शन ए इंग्लिश के हिसाब से इलास्टिक, ऑप्शन बी इन इलास्टिक, और ऑप्शन सी परफेक्ट इलास्टिक, और ऑप्शन डी परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। 21 नंबर की बातें चल रहा है, तो 21 का तो हमेशा ध्यान रखना वो हो जाता है इलास्टिक, हो जाता है इलास्टिक, ठीक है ना, इलास्टिक हो जाएगा, लोचदार, क्या हो जाता है हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लोचदार हो जाता है। ये ध्यान रहे, जब सप्लाई अगर बढ़ता है और उसमें जब थोड़ा सा प्राइस वृद्धि हो जाता है तो उसका जो सप्लाई का जो नेचर होता है बच्चा वो हमेशा लोचदार या इलास्टिक बोल सकते हैं, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, मार्केट सिचुएशंस वेयर देयर इज ओनली वन बायर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक गो बायर होता है बच्चा, यहाँ पे बोला गया मोनोपोली, बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन से भी बोला गया मोनोस्पॉन्सी, मतलब ये मोनोस्पॉन्सी ये होगा, ठीक है ना, डिओपोली भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन, ये याद रखिएगा, जहां पे सिर्फ एक को खरीदार होगा, ठीक है ना। अब एक को खरीदार अगर होता है तो उस मार्केट को आप क्या कह सकते हैं, तो आपने देख लिया मोनोपोन्सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23 नंबर, व्हाट डज मोनोपोली मार्केट शो, तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी नेचर ऑफ मार्केट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नेचर ऑफ मार्केट को दिखाता है, ठीक है ना। 23 नंबर का जो जवाब होगा वो हो जाएगा नेचर ऑफ मार्केट, यही दिखाता है, बाजार का प्राकृतिक दिखाता है। कौन चीज, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, तो नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है। इस क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से सी ऑप्शन हो जाएगा 23 का, ठीक है। बाकी तो आप लोग क्रॉस चेक करते रहना, मेरा जवाब कितना क्या
आपको लग रहा है, ठीक है ना, वैसे मैं कह सकता हूं दावे के साथ 100% मेरा जवाब सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बोला गया यहाँ पे, Who gave the concept of time element in price determinations process? इसमें से कौन कहा था बच्चा, बताओ। Who gave the concept of time element in price determinations process? 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ फिर से देख सकते हो, कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी वॉलरस, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी जेके मेहता। तो यहाँ पे अगर बात कहा जाए बच्चा, तो यहाँ पे मार्शल साहब ने ही टाइम एलिमेंट के बारे में बात कहे थे, इसीलिए सी ऑप्शन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बोला कि विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फॉर्म? इसमें से कौन सा कंडीशन सही नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट अ कंडीशन, ये कंडीशन इसमें से कौन सा नहीं है, किसके लिए? इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है। क्या होना चाहिए? एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट हो जाए ना, मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये कंडीशन सही नहीं बताता है, खासकर कहां पे? मोनोपोली फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोपोली लगाने की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा 25 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? तो औसत आगम बराबर में सीमांत लागत जो है ना वो नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन लगा देना, इंग्लिश में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरेज रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, ये नहीं होता है, ठीक है। इसका मेन कारण है मोनोपोली फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 26 नंबर, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म क्या होता है? डिटरमाइंस प्राइस, ऑप्शन बी एक्सेप्ट प्राइस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 26 का जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट प्राइस ही करता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में जो फॉर्म होता है वो एक्सेप्ट प्राइस करता है, प्राइस को डिटरमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस क्या लगा देना? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशंस? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और डी बोला गया ऑल ऑफ देम। तो ये सारे जवाब जो है ना सही है। तो 27 का जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे फैक्टर सही है। साधन की कीमत निर्धारण के नियम में से कौन सा घटक है? लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें से सभी, ये सभी, ठीक है ना। ये सही जवाब सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें और याद कर लें। बोला गया यहाँ पे ऑप्शन ए प्राइस फ्लोर लिमिट, ऑप्शन बी प्राइस सेलिंग लिमिट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे होगा प्राइस फ्लोर लिमिट होगा, ठीक है। किसी उत्पादक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में से कौन सा है? तो कीमत न्यूनतम सीमा, मतलब प्राइस फ्लोर लिमिट को हम लोग कहेंगे। ये आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या करें यहाँ पे? द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है भैया? 29 की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो बताओ क्या होता है? द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑप्शन ए इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट और ऑप्शन डी एवरेज कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बोला कि इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर रैशनल प्रोड्यूसर्स लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन? देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बातें चल रहा है बच्चा। देखो अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? अब ऑप्शंस ए दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। देखो अल्पकालीन के हिसाब से, जैसे अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ऑप्शन बी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, ये तो इकोनॉमी ऑफ सेक्टर के हिसाब से आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे वो लगाएंगे विच प्रोडक्शन कहाँ पे होता है?
प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेकेंडरी स्टेज में होता है कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है? तो सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। या इन विच स्टेज प्रोडक्शन रैशनल प्रोड्यूसर्स लाइक टू ऑपरेट शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, तो सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, क्या कह रहा है? 30 का तो 20 समझ में आ गया। 31 नंबर पे आते हैं, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। ऑप्शन से बोला कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी जवाब सही है। ऑप्शन बी बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद बोला कि यहाँ पे इंटरनेशनल कंपैरिजंस, और ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो जवाब होगा बच्चा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे जवाब सही है मैक्रो के लिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दिख रहा होगा, सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण करना, आर्थिक विकास करना, अंतरराष्ट्रीय तुलना करना, और इनमें से सभी तो सारे जवाब सही है, क्योंकि ये व्यापक अर्थव्यवस्था की बातें चल रहा है, व्यापक, ठीक है ना, दूर दूर तक बड़े लेवल की बात चलेगा। इसी वजह से 31 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या कह रहे हैं बच्चा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन सर्कुलर फ्लो, तो इसमें से सर्कुलर फ्लो में कौन कौन चीजें आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रियल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये दोनों होता है, रियल फ्लो भी होता है, मनी फ्लो भी होता है, जो सर्कुलर फ्लो में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? The market price of all final goods and services produced in domestic territory। अब जैसी डोमेस्टिक की बातें चल रहा है बच्चा, तो जीडीपी तो नजर आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हमेशा फिक्स किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसका मतलब यही हुआ जीडीपी जो है ना, डोमेस्टिक लेबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देना, ठीक है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? जीडीपी एट, मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे 33 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो प्रॉफिट्स के लिए होगा, ठीक है। डिविडेंड, ठीक है, लाभांश होगा इसका हिंदी। बी बोला गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और सी बोला गया कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे जवाब इसका सही है बच्चा। ये जो है ना यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट की बात चल रहा है, ये सारे जवाब इसका सही है, तो ऑप्शन डी लगा देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया यहाँ पे 35 नंबर, द सेक्टर विच ट्रांसफर वन गुड्स इनटू अनदर इज नोन एज। तो यहाँ पे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, वो क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग कहते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो आपका नेचुरल चीजें आता है ना, रॉ मटेरियल, जिसमें एग्रीकल्चर या माइनिंग की बात करते हैं। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल या जो नेचुरल चीजें मिलेगा, उसको हम लोग जो मॉडिफाई करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं और नया चीजें बनाते हैं, ठीक है। इसी वजह से सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 36 नंबर की अगर बात करें, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला दे दिया है ऑप्शन से, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, यही तो लग रहा है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, नहीं। डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं। ऑप्शन डी डिस्पोजेबल इनकम प्राइवेट इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा नहीं है भैया। तो मेरे तो लग रहा है यहाँ पे यही सही है, ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, माइनस कर दोगे तो यही सही जवाब है, ये सब गलत जवाब है, ठीक है। ऑप्शन ए लगा दे रहा है, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये फॉर्मूला। ऑप्शन ए होगा, ये सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं 37 की तरफ। क्या बोला कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। ऑप्शन ए कैपिटल लॉस, ऑप्शन बी कैपिटल गेन, ऑप्शन सी कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा होना चाहिए बच्चा? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल अगर आपका इंक्रीज करा तो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ऑप्शन सी दिया हुआ है चार को, बोला गया कैपिटल लॉस बिल्कुल नहीं, कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं,
है? बिल्कुल नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशंस माना जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशंस, एक तो डेफिनेशंस भी याद हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते बच्चा। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। बताओ, इतना आसान कोई क्वेश्चन पूछता है? अब सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए बोला गया इंश्योरेंस कौन सा होगा? वो तो टर्शियरी सेक्टर की है, ठीक है ना। बैंकिंग कौन सा है? तो ये टर्शियरी सेक्टर का, तीसरी सेक्टर का है। ट्रेड की अगर बातें करें तो ये भी आपको जो है ना टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 38 का जो होगा वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैंने बात बोला था, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, ठीक है बच्चा। ये होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। इतना आसान क्वेश्चन है आपके लिए, रिविजन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन याद रहे इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे लोग को नहीं मालूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, जीएनपी डिफ्लेटर किसको कह सकते हैं? ऑप्शन ए नॉमिनल बाय जीएनपी बाय रियल जीएनपी इनटू 100, नॉमिनल बाय रियल जीडीपी, जीडीपी ऊपर जीएनपी, जीडीपी इनटू 100, दोनों नन ऑफ दीज नहीं। यहाँ पे जो जीएनपी की बातें चल रहा है ना बच्चा, तो जीएनपी नॉमिनल जो होगा बाय रियल जीएनपी इनटू 100 जो है ना, आप यहाँ पे जवाब लगा सकते हो। तो 39 की अगर बात करें तो फॉर्मूले के हिसाब से आपका यही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए लगा दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो गलत ही नजर आ रहा है, ए। बाकी क्रॉस चेक करके बताना इसका आंसर क्या है। जीएनपी डिफ्लेटर मेरा जवाब है ए, ठीक है ना, यही सही जवाब है, यही सही जवाब है। 100% इसको जो है ना मान के चलो। बाकी आपको चाहते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो और इसका जवाब ढूंढ सकते हो, वैसे ए मेरा जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया यहाँ पे, हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। डायनेमिक, हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। रैगनर फ्रिट्ज, पॉल एंजेग, मार्शल्स या नन ऑफ दीज। हाँ, इसका जवाब जो होगा ना बच्चा 40 नंबर का, वो हो जाएगा पॉल एजिंग, ठीक है। इसका हिंदी में देख सकते हो नाम यही होंगे, ठीक है। पॉल एजिंग नाम दिया गया। मुद्रा के स्थितिक और गतिमेता कार्य को विभाजन किसने किया था? तो पॉल एजिंग ने किए थे, ठीक है। क्लासिफाइड जो किए थे स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी का, वो पॉल साहब ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर के तरफ। बोला गया यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मनी इज क्लासिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में भी दे सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। ऑप्शन ए लिखा हुआ है एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट, ऑप्शन सी लिखा हुआ मेटालिक मनी एंड टोकन मनी, ऑप्शन सी तो हो गया मेटालिक मनी एंड टोकन मनी, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो जवाब होगा बच्चा क्या होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी इज क्लासिफाइड एज लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शन मनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही लगा, ठीक है। लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी। प्राकृतिक आधार मुद्रा का जो वर्गीकरण है वो विधिग्रह मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा के हिसाब से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो 41 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर, 42 नंबर क्या करे बच्चे यहाँ पे? डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शंस, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शंस मोटिव इज इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी बोला गया नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे आप थोड़ा हिंदी में भी देख सकते हो। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है? ब्याज के प्रति लोचदार, ब्याज के प्रति बेलोचदार, ठीक है ना। और बोला गया यहाँ पे आप तो और इनमें से कोई नहीं या दोनों, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे 42 का जो जवाब होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखो इलास्टिक होता है, ठीक है। इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शंस मोटिव इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 43 नंबर, विच इज बैंक ऑफ द पब्लिक। इसमें से पब्लिक के लिए कौन सा बैंक है बच्चा? बताओ, सिंपल सी बात है ना, कमर्शियल बैंक ने होता है पब्लिक के लिए। ये तो सेंट्रल बैंक है, ये बैंकों का बैंकर्स माना जाता है, ये अपेक्स बैंक है, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शंस लगा देना। जो बैंक ऑफ पब्लिक, पब्लिक के लिए जो बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, What type of loan is advanced by commercial bank? अगर एडवांस में कोई अगर लोन आपको दे रखा है
तो आप उसको क्या कह सकते हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस। ये तो सारे जवाब सही नजर आ रहे हैं, इसीलिए डी लगा दो, ऑल ऑफ दीज, ये सारे आप कह सकते हो। ठीक है बच्चा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिलहाल यहाँ पे इसका जवाब तो पूरा सही है, क्योंकि व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऋण देता है, नगद साख देता है, अधिक वर्ष देता है, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, और इनमें सभी देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा देना है डी ऑप्शंस। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 45 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे इंक्रीज इन बैंक रेट इंडिकेट। अच्छा, इंक्रीज इन बैंक रेट इंडिकेट ऑप्शन ए चीप मनी पॉलिसी, नहीं, ड्रियर मनी पॉलिसी, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, और डी बोला गया बोथ बी एंड सी। ऐसा तो नहीं लग रहा है। बैंक दर में वृद्धि का जो सूचक है सस्ती मुद्रा नीति, नहीं, महंगी मुद्रा नीति, मतलब ड्रियर मनी पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इंक्रीज इन बैंक रेट इंडिकेट्स बी ऑप्शंस। बी ऑप्शंस में यहाँ पे क्या है, ड्रियर मनी पॉलिसी, महंगी, ठीक है ना, नीति, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 45 का हो जाएगा बी। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, क्या होगा, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए पुनः खरीद दर बढ़ाकर, ऑप्शन बी प्रति पुनः खरीद बढ़ाकर, ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर, और ऑप्शन डी सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर। आपने हिंदी में भी सुन लिया, अब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो आपने समझ लिया। जो सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, ऑप्शन ए रेजिंग रेपो रेट, ऑप्शन बी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो हो जाएगा आपका बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो 46 का जो होगा बच्चा वो सी हो जाएगा, मतलब सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर ही किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर सकता है एबिलिटी ऑफ क्रेडिट, वो बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 47 नंबर बोला गया यहाँ पे व्हाट इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सा डिटर्मिनेशन की बातें चलेगा बच्चा, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हो सकते हैं, ऑप्शन ए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑप्शन जो होगा ना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी होता है, इंटरेस्ट रेट भी है, मतलब ये दोनों फैक्टर सही है, इसलिए सी जवाब सही लगा देना है। निवेश के निर्धारक घटक होते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ये दोनों चलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते बच्चा। 48 नंबर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन केन्सियंस व्यू पॉइंट से क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए बच्चा, तो बोला कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन केन्सियन व्यू पॉइंट से, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों मत यहाँ पे बातें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस एज कैपिटल, यहाँ पे बोला गया है चेंज इनकम, चेंज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से यही जवाब मुझे नजर आ गया एक के बारे में, तो आप बी ऑप्शन लगा दो, चेंज बाय यहाँ पे वाई, बाय में चेंज आई, इनकम इन्वेस्टमेंट ये की बातें चलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जो है एक्सप्रेस किया जाता है, ये सब एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, ये सब गलत ऑप्शन है, वही फॉर्मूला सही है। ठीक है, चलते हैं 50 तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया पे डिफ्लेशनरी गैप शो द मेजरमेंट ऑफ। अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप है, ठीक है ना, डिफ्लेशनरी जो गैप है हिंदी में देख सकते हो, अवस्थितिक अंतराल माप जो होता है वो कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, डिफिशिएंट डिमांड, सरप्लस डिमांड, ऑप्शन सी दिया हुआ डिफिशिएंट डिमांड, ऑप्शन सी बोला गया सरप्लस डिमांड, ऑप्शन सी बोला गया फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा बच्चा न्यून मांग हो जाएगा। ठीक है, अवस्थितिक नियंत्रण जो माप है वो न्यून मांग की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पे 50 का ए लगा देने हैं, 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा बच्चा,
ए। क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्वेश्चन भी देखो, तभी ना आप मान लो क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने जो जवाब दिया है वैसे मेरा जवाब सही है। ठीक है, ए डिफिशिएंट डिमांड होता है। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप शुद्ध होगा, मेजरमेंट हमेशा डिफिशिएंट डिमांड के लिए ही होता है। ठीक है बच्चा, तो 50 का हो जाएगा ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 51 की तरफ। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द अपीयरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल, डिफ्लेशनरी कंडीशंस, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, बोथ ए एंड बी। जी दोनों सही जवाब सही है, मतलब दोनों जवाब सही है। ठीक है, तो 51 का लगा देना है आपको सी। ये जो क्वेश्चन देख रहे बच्चा, ये दोनों जवाब इसका सही है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे एम केन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। जनरल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे एम किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो जैसे कि मुझे मालूम है वो हुआ था 1936 में, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा मजाक नहीं है ना, आप लोग के एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 53 नंबर, महामंदी किस वर्ष आया था? 1939 में आया था, ग्रेट डिप्रेशन बोल सकते हैं इसको, है ना। व्हाट वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा आप जवाब लगा सकते हो 1939, बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो एक के बार का बात है, इसमें ज्यादा बातें बहस नहीं, आपको मालूम होना चाहिए 1939 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ केन्स मल्टीप्लायर? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोला गया मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, और ऑप्शन सी बोला गया बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 54 का सी, क्योंकि ये दोनों की बातें किया जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये निर्धारण करने के लिए केन्स साहब ने मल्टीप्लायर की बातें कहे हैं। केन्स के गुणांक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? सीमांत बचत की प्रवृत्ति और सीमांत भोग की प्रवृत्ति को बताते हैं, मतलब ए एंड बी दोनों सही जवाब है, इसीलिए सी लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, 55 नंबर पर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट? ठीक है, इसमें से किस प्रकार का अगर देखा जाए, विच वन ऑफ द फ्लाइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन सा रूप हो सकते हैं? ऑप्शंस ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शंस बी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो 55 का ये दोनों जवाब बिल्कुल मुझे लग रहा है सही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी होता है, तो सी बोथ ए एंड बी लगा देना है क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट? इसमें से कौन सा कंपोनेंट बजट का है? ठीक है, बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बजट रिसिप्ट, ऑप्शन बी बजट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यहाँ पे 56 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं बजट का। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, Which of the following is capital expenditure of the government? Capital expenditure of the government इसमें से कौन सा हो सकता है बच्चा? ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन बी परचेज ऑफ हाउस, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि ये सब कैपिटल नेचर का ही बातें चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के लिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी है, मतलब तीनों जवाब सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी लगा देना है। हाँ, जिन बच्चों को हिंदी के हिसाब से बातें करने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय होते हैं? ब्याज का भुगतान, मकान का क्रय, मशीनरी व्यय, इनमें से सही सब सही है। ठीक है, 58 पे आते हैं, प्राथमिक घाटे का सही माप क्या होना चाहिए? आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो। चलते हैं यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से 58 नंबर। 58 नंबर की अगर बातें करें बच्चा, क्या बोला गया यहाँ पे? फिजिकल डिफिसिट माइनस रेवेन्यू डिसिप्ट, ऑप्शन बी बोला गया रेवेन्यू डिसिप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी बोला गया फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन डी बोला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 58 का जो जवाब मुझे लग रहा है
ये सही जवाब है। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट अगर करते हैं ना, ये प्राइमरी डिफिसिट माना जाता है। ठीक है, ये जवाब सही है, ये फॉर्मूला सही है, इसको नोट कर लेने, ठीक है ना, याद कर लेने। तो क्वेश्चन नंबर 58 का फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो प्राइमरी डिफिसिट होता है। तो 58 का जो हो जाएगा बच्चा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 59 पे आते हैं, बोला कि विच आइटम आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें कौन कौन सा आइटम्स को जो है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शंस ए इनविजिबल आइटम्स, ऑप्शंस बी कैपिटल ट्रांसफर, ऑप्शन सी विजिबल आइटम्स और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इनविजिबल की बात है ना, कैपिटल ट्रांसफर करता नहीं है, तो आप ये लगा दो विजिबल आइटम। ठीक है ना, दृश्य मदे, दृश्य जो दिखेगा। ठीक है, तो व्यापार संतुलन में कौन सी मदे सम्मिलित किया जाता है, तो दृश्य मदे, और दृश्य नहीं पूंजीगत नहीं, ये होता है सी नंबर। इसका इस ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर होगा। ठीक है, इनविजिबल, सॉरी इनविजिबल नहीं विजिबल, सी ऑप्शन दृश्य मदे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, Which of the following is component of capital account? इसमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट होगा। ऑप्शन ए यूनिलैटरल ट्रांसफर, ऑप्शन बी ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 60 का जो जवाब होगा बच्चा वो हो जाएगा आपका बी, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन से होता है। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की बात चल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते बच्चा। 61 नंबर बोला गया अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। किसके द्वारा ये कहा गया था बच्चा, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी सैमुएल्सन, ऑप्शन सी जे स्मिथ, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। याद, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा मार्शल। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये कौन कहे थे, तो मार्शल साहब ने कहे थे। तो ए ऑप्शन 61 का। ठीक है, अधिकतर जी मार्शल साहब के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर बोला गया है ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज, ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज। ऑप्शन से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सचेंज एक्टिविटीज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ऑल एक्टिविटी जहां पे इनकम, जहां पे अर्निंग की बात किया जाता है ना, मैंने क्लास में बताया भी है, जहां पे अगर अर्निंग की बातें होगा, कमाने की बात होगा, ठीक है ना, आमदनी की बात होगा, वो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही काम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सभी क्रियाएं जो आय सृजित होता है वो आर्थिक क्रिया ही कहलाती है। ठीक है ना, मतलब आप कोई भी चीज घर में बनाते हो, मान लो आपने बनाया है कोई समोसा घर में, आप उसको बेच दोगे तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा, क्योंकि उससे आपने किया अर्न। लेकिन वही बना के खुद खा लिया तो फिर वो चला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 63 नंबर द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स। ऑप्शन ए अनलिमिटेड वांट्स, ऑप्शन बी लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 63 का बात यहाँ पे ये दोनों सही है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स है, ये दोनों बात सही है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन वांट्स चाहत क्या होता है इंसान का, बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन रिसोर्सेज कम होता है। इसीलिए बोथ ए एंड बी दोनों जवाब सही है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन सी लगा लेना इस क्वेश्चन का, 63 नंबर का। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 64 नंबर, 64 नंबर क्या करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है 64 नंबर का। ऑप्शन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सही जवाब है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, गलत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी प्राइस मैकेनिज्म इज फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशंस इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्राइस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ही गलत है। मतलब ये
आपसे पूछ रहा था इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन जो है ना इसका आंसर होगा, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये गलत है। प्राइस मैकेनिज्म हमेशा कैपिटलिस्ट के लिए होता है ना, पूंजीवाद में होता है, ठीक है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों की बात चलता है ना बच्चा, इसी वजह से इसका ये फीचर्स नहीं है, तो बी लगा देना ऑप्शन, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर, क्या करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस ए, यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी, ये भी जवाब सही है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर्स, ये भी जवाब सही है। ऑप्शन सी, डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज, सारे जवाब सही है, ठीक है बच्चा। आप लोग को समझ में आ रहा है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, ये तो हिंदी में है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बोला गया यहाँ पे व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी एज क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है बच्चा जीरो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर बोला गया यहाँ पे व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, द डिमांड इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, एक्स का दाम अगर चेंज होता है प्राइस में, तो डिमांड ऑफ गुड्स वाई पे डिमांड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी बोला गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन सी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग की लोच क्या कहलाएगी, कीमत मांग की लोच, बिल्कुल नहीं। आय मांग की लोच, ये भी नहीं। तिरछी मांग की लोच कहा जाता है, ये सी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर वाला आगे, इनकम इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स जो होगा बच्चा, वो बोला गया यहाँ पे ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन सी बोला गया नेगेटिव, नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 नंबर, इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व इज, ऑप्शन ए बोला गया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन्स, कॉनकेव द ओरिजिन्स, और बोला गया यहाँ पे बोथ ए एंड बी, नहीं, कॉन्वेक्स होता है, ऐसे करके हमेशा होता है, इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से होगा, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया है, 70 नंबर, विच डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज एंजल्स कर्व, एंजल वर्क, ठीक है। ऑप्शन ए प्राइस डिमांड कर्व, ऑप्शन बी क्रॉस डिमांड कर्व, ऑप्शन सी इनकम डिमांड कर्व, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दिस, मतलब नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। इनकम डिमांड कर्व हमेशा ध्यान रखे बच्चा, ये जो होता है वो एंजल्स कर्व के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रहे, याद कर ले, इनकम डिमांड कर्व, ठीक है। तो इनकम डिमांड कर्व को हम लोग जो है ना एंजल वर्क कहते हैं, या आय मांग को कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, 70 तक तो पता चल के 71 बोला यहाँ पे जो टोटल जो होगा माइनस यहाँ पे चेंज करना है टोटल टीपी बाय लेबर के हिसाब से, तो यहाँ पे कौन सा मार्जिनल प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे है, एक ही बात हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा मार्जिनल के लिए अगर बात बचा यहाँ पे चल रहा है, तो माइनस ही करना पड़ता है टोटल में से प्रीवियस को, ठीक है। तो 71 का जो यहाँ पे बातें चलेगा वो चलेगा कौन सा, कौन सा, ये या ये, चेंज हो रहा है, यहां भी चेंज हो रहा है, ये लगाओ डी लगाओ, बोथ एंड भी, लेकिन परफेक्ट आप कह ये चेंज होता ही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, अब हम यहाँ पे चेंज बोला गया यहाँ पे लेबर के हिसाब से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है टोटल जो होता है ना प्रोडक्ट, उसमें से पीछे वाले प्रीवियस वाले को माइनस किया जाता है, तभी मार्जिनल प्रोडक्ट की बातें निकल के आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 71 का क्या हो जाएगा, 71 का हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया यहाँ पे मनी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट को हम लोग जो है ना बच्चा बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, मतलब यहाँ मौद्रिक लागत जो होता है वो अस्पष्ट लागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 72 तो हो गया ना, हाँ। अब 73 पे आते हैं। इन विच मार्केट एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब यूनिट। ऑप्शन ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी मोनोपोली, और ऑप्शन सी बोला यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस। तो यहाँ पे लग जाएगा ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस में ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या करें यहाँ पे बच्चा इंग्लिश के हिसाब से, एक्सटेंशन इन सप्लाई मीन्स ऑप्शन ए मोर सप्लाई एट सेम प्राइस और सेम सप्लाई एट लोअर प्राइस, ठीक है। ऑप्शन बी बोला कि हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। 74 का जो यहाँ पे जवाब होना चाहिए बच्चा वो होना चाहिए हायर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, मतलब एक्सटेंशन इन सप्लाई के लिए, ठीक है। एक्सटेंशन इन सप्लाई मीन्स ऑप्शन बी लगाओ, ठीक है, हायर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी होगा, ठीक है, 74 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर बोला गया यहाँ पे मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व हैपेंस, ठीक है। मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व हैपेंस, यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में प्रति वक्र पर संचलन क्या है? कीमत परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व में परिवर्तन होने के कारण होता है। ऑप्शन सी वृद्धि में पूर्ति कारण होता है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ठीक है, ये सारी चीज इसका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन डी लग जाएगा, ठीक है, 75 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 बोला गया यहाँ पे क्लास स्ट्रगल ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इज द फीचर ऑफ विच इकोनॉमिक, ठीक है। डिस्पैरिटीज के बाद चल रहा है आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। क्लास स्ट्रगल जो करता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज में वो हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करता है, मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में ही करता है, ये ध्यान रहे। आर्थिक असमानता क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ना प्राइस मैकेनिज्म है, ये जो होता है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए लगा देना, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर बोला गया यहाँ पे व्हेन डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेक अ शेप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? ऑप्शन से व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज, ऑप्शन बी बोला गया यहाँ पे व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख सकते हो, उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति बना लेता है, सीधी रेखा बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपने देख लिया, तो यहाँ पे जो जवाब होगा सी व्हेन मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, सीधा रहेगा तभी वो स्ट्रेट बनाता है। जब कांस्टेंट होता है प्राइस तो हमेशा जो है ना सीधा बना देता है, स्ट्रेट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन? गॉसेन के द्वारा इसमें से फर्स्ट लॉ कौन सा दिया गया था? ऑप्शन से लॉ ऑफ डिमांड, और 78 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन भी बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एक ही बार में पकड़ में यहाँ पे आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट लॉ की बातें चल रही है बच्चा, हाँ फर्स्ट लॉ का, ठीक है। 78 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79 नंबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट, एक से अगर ज्यादा रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो क्या होने वाला है? ऑप्शन से विथ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, नहीं इंक्रीज ऐसे होता है इंक्रीज। ऑप्शन भी बोला गया विथ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। ऑप्शन सी विथ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर्स डज नॉट चेंज, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी व्हेन, तो विथ इंक्रीज प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, नहीं विथ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, हाँ यही होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया, कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा इसका बी, हाँ 79 का
बी होगा मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तब जब कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है, इसीलिए 79 का लगा देना है बच्चा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस 80 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चंस बोला गया प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इन विच मार्केट। तो ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है? तो ऑप्शंस बोला गया यहाँ पे ए imperfect competitions, options B perfect competitions, ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक competitions और ऑप्शन डी मोनोपोली। ऐसा नहीं है, तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट जो होता है बच्चा वो हमेशा होता है परफेक्ट कंपटीशंस में ही होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशंस मार्केट। ठीक है, या सिर्फ जो लिखा हुआ वो पढ़ो, बी ऑप्शन लेकिन इसका जवाब होगा। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करें 81 नंबर बोला कि प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द लॉन्ग पीरियड इज नोन एज। अच्छा, लॉन्ग पीरियड की बात चल रहा है, ठीक है ना। तो प्राइस डिटर्मिनेशंस की अगर बात चल रहा है बच्चा 81 नंबर क्वेश्चंस का, और वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल प्राइस के लिए होता है। ठीक है, 81 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे 82 नंबर। तो 82 नंबर के हिसाब से अगर देखे बच्चा क्या लिखा हुआ है, डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म इज परफेक्टली इलास्टिसिटी अंडर, बोला परफेक्टली इलास्टिसिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशंस के लिए होता है। एक के बार में इसका जवाब सही है, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशंस के लिए ही होता है। डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म जो होता है ना परफेक्ट इलास्टिसिटी अंडर, वो परफेक्ट कंपटीशंस के अंदर में ही होता है, बाकी बात सब में नहीं होता है। तो 82 का हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 83 नंबर बोला गया है द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस हु सेड। कौन कहा है? द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस हु सेड। ऑप्शन ए प्रोफेसर, ये क्या लिखा हुआ ये एस्क्रोच। ठीक है, ऑप्शन बी लिखा हुआ एमएस स्पेंसर, ऑप्शन डी लिखा, ऑप्शन सी लिखा है प्रोफेसर बाउल्डिंग, ऑप्शन डी लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो द मेन माइक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम एनालिसिस जो है ना प्रोफेसर बाउल्डिंग ने कहा था। ठीक है, कौन कहते बच्चा? तो 83 का जो जवाब होगा 83 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर नहीं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर बाउल्डिंग। ठीक है, प्रोफेसर बाउल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस 84 नंबर बोला गया है इन टू सेक्टर इकोनॉमी विच इज मेन सोर्सेज ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में बोला गया अर्थव्यवस्था में अंतःक्षेपण का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी सरकारी व्यय, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला गया इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोला गया टैक्सेशन, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो 84 का जवाब होगा इन्वेस्टमेंट। इन टू सेक्टर इकोनॉमी विच मेन सोर्सेज ऑफ इंजेक्शन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर जीएनपी कैलकुलेट करना है मुझे, करेंट प्राइस इज नोन एज। ठीक है ना, जीएनपी कैलकुलेटेड एट प्राइसेस इज नोन एज। ऑप्शन सी रियल जीएनपी, ऑप्शन बी मनी जीएनपी, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शन बोला गया जीएनपी डिफ्लेटर। तो 85 का ऑप्शन जो होगा बच्चा वो हो जाएगा मनी जीएनपी होगा। ठीक है, जीएनपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस पे हमेशा मनी जीएनपी ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, अच्छी बात होगा। 86 नंबर बोला गया इंटरमीडिएट कंजम्पशंस इज रिलेटेड टू, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस इज रिलेटेड टू ऑप्शन से फैक्टर इनपुट, ऑप्शन बी नॉन फैक्टर इनपुट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 86 की जो बातें होगा वो चलेगा बी, नॉन फैक्टर इनपुट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा नॉन फैक्टर इनपुट्स के लिए ही होगा। तो 86 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर बोला गया है मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू। कौन कहा किसके लिए? ऑप्शन से फंक्शनल डेफिनेशंस, ऑप्शन बी लीगल डेफिनेशंस, ऑप्शन सी कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशंस, और डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे 87 का ऐसा नहीं है। तो 87 का जो जवाब है वो हो जाएगा फंक्शनल डेफिनेशंस होता है। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी मनी क्या चीज कर सकता है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा हिंदी में देख सकते हो, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, वो है कार्यात्मक परिभाषा में आ जाता है।
ऑप्शन ए। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन ए मॉरल एविल, इकोनॉमिक एविल, सोशल एविल, और डी बोला गया यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो 88 का जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 88 का वो इकोनॉमिक एविल होता है। इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी, ये मनी की बातें है ना, मनी कंसर्न है, मुद्रा का मूल्य से और अस्थिरता मुद्रा का नैतिक दोष बिल्कुल नहीं है, आर्थिक दोष होता है। तो यहाँ पे बी जवाब लगा देना है, तो 88 का जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेविंग डिपॉजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स की अगर बातें करें तो इसमें से कौन सा है? दे आर नॉट checkable, this is the part of near money, these deposit have low rate of interest, all of the above सेविंग डिपॉजिट के लिए होता है। ठीक है ना, सारे जवाब सही, ऑल ऑफ द अबव होगा, सब कैरेक्टरिस्टिक इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 90, बोला कि विच इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस ऑफ सेंट्रल बैंक, ऑप्शन ए क्लियरिंग हाउस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के लिए क्या क्या होना चाहिए? केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह के कार्य करने में से कौन सा लाभ होगा? ऑप्शन ए पारस्परिक लेन देन का निपटारा का कम मुद्रा में ही हो जाता है, बैंकों का पारस्परिक संबंध बढ़ते जाता है, इससे केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की तरलता स्थिति का पता चलता है, इनमें से सभी। तो सभी, ठीक है ना, इसको मैंने हिंदी में पढ़ दिया और इस बारे में आपको इंग्लिश में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सभी, ऑल ऑफ द अबव होगा, सारी चीज है ना, ये सेंट्रल बैंक के हिसाब से यहाँ पे कामकाज किया जाता है। तो 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पढ़ लो, जवाब दो, बताओ क्या होना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया आपका डी होगा, सारे जवाब इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें 91 नंबर, फोर्स क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शंस। तो फोर्स क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शंस की अगर बात करें बच्चा, इसमें से कौन सा होगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज इंक्रीज, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज डिक्रीज, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज नॉट चेंज, और नन ऑफ दिस। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शंस, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शंस, बी ऑप्शन लगा दो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज क्या होगा? डिक्रीज, तभी जन यहाँ पे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो 91 का जो होगा बच्चा वो हो जाएगा बी नंबर, 91 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 92 नंबर, बोला कि इन 1990 which committee was constituted for the making recommendation for improvement in customer service of bank? ऑप्शन ए नरसिम्हम कमिटी, ऑप्शन बी गोपी रॉय कमिटी, ऑप्शन सी वर्मा कमिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस। तो वैसे यहाँ पे कस्टमर के लिए जो सर्विस की बैंक बात बोला गया है वो गोपी कमिटी, मतलब बी ऑप्शन होगा जवाब इसका सही, 92 का बी। ठीक है बच्चा, चलते हैं यहाँ पे 93 नंबर की तरफ। 93 नंबर क्या बोला गया यहाँ पे? मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? m बाई एच, सी यू बाई डी डी, और h बराबर में यहाँ पे c प्लस आर और ऑल ऑफ द एबव। तो 93 का यहाँ पे m बाय में यहाँ पे h हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर आप लोग कमेंट करना है, ये m बाय में h, m क्या है और h क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 94 नंबर, व्हेन डज सेविंग बिकम नेगेटिव? अगर बोला गया है सेविंग नेगेटिव हो जाए, बचत कब ऋणात्मक होती है? ऑप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है 94 का, सी जब कम होगा y ज्यादा होगा, c ज्यादा होगा y कम होगा, या c बराबर में y होगा, या d दे सकते हैं यहाँ पे, d देख सकते हो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होगा। तो चारों में से कौन सा जवाब सही है? इसका जवाब होगा बच्चा जब c जो है ना ज्यादा होगा और y कम होगा तभी हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट की बातें चलता है, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 95 नंबर, निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है उसे क्या कह सकते हैं? चलिए बच्चे इसको इंग्लिश में देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल इज नोन एज, ऑप्शन ए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन सी एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। ठीक है ना, ये जो बोला गया है निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है उसको क्या कह सकते हैं बच्चा?
ऑप्शन ए आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शंस बोला है। तो यहाँ पे बोला कि हिंदी में देख सकते हो, प्रेरित निवेश कहलाता है। ऑप्शन सी स्वायत्त निवेश कहलाता है। ऑप्शन सी नियोजित निवेश कहलाता है। ऑप्शन डी वास्तविक निवेश कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए जवाब? तो इसका जवाब जो हो जाना चाहिए ऑटोनोमस होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको, ये हो जाएगा जवाब। ठीक है ना, ये जवाब इसका सही है। बाकी बात आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बोला गया यहाँ पे, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फैक्टर इज सुटेबल व्हेन, कब सुटेबल होगा? मतलब यहाँ पढ़ सकते हो, साधन सेवाओं के रोजगार में वृद्धि उचित है जब सामूहिक मांग बराबर में सामूहिक पूर्ति होगा, सामूहिक मांग ज्यादा होगा, सामूहिक पूर्ति कम होगा, सामूहिक मांग कम होगा, सामूहिक पूर्ति ज्यादा होगा, और इनमें से कोई नहीं। आप तो ये तो हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में बातें कर सकते बच्चा। तो 96 का जो जवाब होना चाहिए वो हो जाएगा आपका बी, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है तब। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव एमपीएस। एक बात आपको बताते हैं, यहाँ पे जो मनी मल्टीप्लायर जो निकालना है ना, वो 1 अपॉन यहाँ पे एमपीएस की बातें चलता है। तो अगर 1 को आप 0.75 से जब डिवाइड करते हो तो डेसिमल यहाँ पे 0 100, तो यहाँ पे 100 बाय यहाँ पे 75 आया, 25 दिए 75 हो जाएगा। 25 के हिसाब से काट रहे हैं तो 4, तो लगभग में 1 तो अबे करेगा, तो 1 तो यहाँ पे है तो कट गया। ये ऑप्शन आ जाएगा सी। इसका फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी लगा देना, आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 0.75 को आपको डिवाइड करने हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख लेना आंसर इसका 1.33 आता है या नहीं, ऑप्शन सी लगा देना। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 98 नंबर बोला गया यहाँ पे, विच इज नॉट द रीजन ऑफ राइजिंग एक्सेस डिमांड? ऑप्शंस ए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, ऑप्शंस बी इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू क्रेडिट एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एडिशन इन मनी सप्लाई ड्यू टू डिफिसिट इन फाइनेंसिंग, ऑप्शंस डी रिडक्शंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 98 का क्या कह रहा है, विच इज नॉट रीजन फॉर राइजिंग एक्सेस डिमांड। ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे, अतिरेक मांग उत्पन्न होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन से विनियोग मांग में वृद्धि, साख विस्तार से मांग की वृद्धि, हीन अर्थ प्रबंधन के फलस्वरूप मुद्रा पूर्ति में, ठीक है, आप देख सकते हो सार्वजनिक व्यय में कमी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपने देख लिया, लिखा यहाँ पे नॉट रीजन फॉर राइजिंग एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे 98 का जो जवाब होगा बच्चा वो हो जाएगा रिडक्शंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि इसका रीजन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 98 का हो जाएगा डी, ये याद रखना 98 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 की तरफ। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेजर्स? फिजिकल मेजर्स की बात करें, टैक्सेशन ऑप्शन ए, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑप्शन सी, पब्लिक डेब्ट, और ऑप्शन डी पब्लिक रेट, सॉरी बैंक रेट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल मेजर में नहीं आते हैं, बैंक रेट जो है ना फिजिकल मेजर में नहीं आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, इंडिकेटर ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इज क्या होगा बच्चे? यहाँ पे 0 प्राइमरी डिफिसिट, ऑप्शंस बी फिजिकल डिफिसिट, और ऑप्शंस यहाँ पे सी रेवेन्यू डिफिसिट, और ऑप्शन डी ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। तो यहाँ पे जो होगा बच्चा वो होगा 0 प्राइमरी डिफिसिट होगा। इंडिकेटर ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन जो होता है वो हमेशा 0 प्राइमरी डिफिसिट के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात एडवांटेज यहाँ पे देने वाला हूँ इस वीडियो में, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपने देख लिया बच्चा, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। उसका आंसर वीडियो इसका बना हुआ है, मेरे चैनल पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है इसको थोड़ा ध्यान से सुन लिया जाए। तो आप यह धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट करो या तो पॉज करो, फिर उसके बाद इसको बनाओ। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस है 2 मार्क्स वाले, अच्छे तरीके से देख लें भैया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें, याद करें, सुने मतलब क्या, जो मैंने जो बात बोला है उसके हिसाब से इसमें 30 क्वेश्चंस की बातें चलता है। आप 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना,
ये कौन कौन सा 30 क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हो बच्चा तो 100% यकीन रखो आपके एग्जामिनेशंस अच्छे जाएगा ही जाएगा। जो कि मैंने आपको लिए ये आपका तीसरा वीडियो होगा 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो कि मैंने आपको बताया है। अब ये तीनों वीडियो अगर आप अच्छे तरीके से आप देख लेते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में वो आपको आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस मैंने बताया यहाँ पे, वो भी क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए बना हुआ है, इसका वीडियो बना हुआ है। ठीक है ना, आप जाके उस क्वेश्चंस के आंसर्स को आप याद कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिया। क्या है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, पसंद आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए हमेशा 100% अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू।